मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन समकालीन भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत होंगी। विभिन्न शैक्षिक विचारकों के विचारों को देख रहे थे, जिसमें हम लोग गांधी जी को देख चुके थे। हमने टैगोर प्रारंभ किया था, जिसमें अब तक हम टैगोर के अनुसार उनका जीवन दर्शन क्या है, शिक्षा विधि क्या है, उनके शिक्षा का शैक्षिक दर्शन क्या है, शिक्षा के सिद्धांत क्या हैं, उनके पाठ्यक्रम उद्देश्य आदि के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम आगे देखने वाले हैं कि जिन उद्देश्यों को लेकर पाठ्यक्रम के निर्माण की बात टैगोर करते हैं, क्योंकि उद्देश्य की पूर्ति हो, पाठ्यक्रम को लक्ष्य तक पहुंचाना हो, इसमें सबसे अहम भूमिका होती है शिक्षक की। कि टैगोर ने शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण माना है। केंद्र में बालक को रखा है, केंद्र में तो उन्होंने बालक को रखा है, किंतु शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक माना है। यानी कि केंद्र में बालक को, शिक्षा की समस्त क्रियाएं, समस्त शिक्षा प्रक्रिया, या यूं कहा जाए कि शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम या शिक्षा का कार्य जो है वो एक बालक को केंद्र में रखकर किया जाए। यानी कि बालक कैसे चाहता है, क्या चाहता है, किस तरह से चाहता है, उसको ध्यान में रखते हुए, चाहे उद्देश्य हो, चाहे पाठ्यक्रम हो, चाहे शिक्षण विधियां हो, जो भी है उनका निर्धारण बालक को ध्यान में रख के किया जाना चाहिए। लेकिन जब बात आती है कि पाठ्यक्रम का निर्धारण कर दिया, शिक्षण विधियों का निर्धारण कर दिया, या यूं कहा जाए कि उद्देश्यों का निर्धारण कर दिया, इन सबके निर्धारण को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने शिक्षक को माना है। इसीलिए जहां शिक्षा बालक के लिए है, वहीं पर शिक्षा प्रक्रिया को पूर्ण करने में शिक्षक को उन्होंने महत्वपूर्ण माना है, और उसी आधार पर उन्होंने शिक्षक के बारे में स्पष्ट कहा है कि शिक्षक को कैसा होना चाहिए या कौन से गुण एक शिक्षक में होने चाहिए। तो टैगोर के अनुसार शिक्षक कैसा, क्योंकि शिक्षक में एक विशिष्ट गुणों का होना बहुत अनिवार्य है। उसका एक उज्जवल उच्च कोटि का जो है व्यक्तित्व का होना बहुत अनिवार्य है, उसका सामाजिक होना बहुत अनिवार्य है, उसका एक मानवीय गुणों का उसमें होना बहुत अनिवार्य है। तभी वह बालक को समझ पाएगा, जान पाएगा, और उसके अनुसार उसे शिक्षा देने का कार्य सफलतापूर्वक वो कर सकेगा और बालक को शिक्षित कर। इसीलिए उन्होंने शिक्षक के गुणों पर जब बात करी तो उन्होंने सबसे पहली बात कही कि सांस्कृतिक परंपराओं का अनुसरण करें। सांस्कृतिक परंपराओं का अनुसरण करें। यहां पर उन्होंने एक बात और स्पष्ट रूप से कही है कि सांस्कृतिक परंपराओं का अनुसरण करें, क्योंकि वे भारतीय संस्कृति को बहुत उच्च कोटि की संस्कृति मानते थे। वे भारतीय संस्कृति के हर पक्ष से जुड़े रहना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर व्यक्ति अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता से अगर दूर हो जाता है तो न केवल उस सभ्यता और संस्कृति का विनाश होता है, बल्कि बालक का स्वयं का विनाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि बचपन से जन्म के साथ बालक उसी सभ्यता और संस्कृति को देखता आ रहा है। किसी अन्य को अपनाना एक अलग बात हो जाती है, उसके बारे में जान लेना एक अलग बात होती है, लेकिन उसकी मूल बात, जो मूल प्रवृत्ति है, वो हमें नहीं आ सकती है। जैसे कि हम अंग्रेजी बोल जरूर लेते हैं, अंग्रेजी सीख लिया, हमने अंग्रेजी बोल लिया, यानी कि हम बहुत यूं नहीं कह सकते कि हम अंग्रेज हो गए। क्यों? अंग्रेजी का हर एक का अपना टोन होता है,
अगर वास्तव में इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश की उसकी बात करते हैं तो उसमें इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन का तरीका बिल्कुल भिन्न होता है। और अगर हम भारतीय अंग्रेजी को बोलना चाहते हैं या बोलते हैं तो निश्चित ही कि हमारा टोन हिंदी की तरह ही उसमें आता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति को अपनी संस्कृति की अगर वो संस्कृति को छोड़ता और किसी अन्य संस्कृति को अपनाता है तो उसकी मूल उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति को वो नहीं अपना सकता है, क्योंकि वास्तविक प्रवृत्ति तो उसकी अपनी है जिसमें कि उसने आंखें खोली हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि सब अपनी सांस्कृतिक परंपराओं का अनुसरण, इसीलिए वे उसको अनुसरण पर बल देते थे। और यहाँ पर उन्होंने ये बात स्पष्ट कही कि केवल छात्र ही नहीं बल्कि शिक्षक ही नहीं, छात्र को भी अपनी संस्कृति का अनुसरण करना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही सत्य की खोज। एक शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है कि वह सत्य की खोज करे, यानी कि जो भी तथ्य उसके सामने, जो भी बालक के सामने वो पढ़ाना चाह रहा है, तो ये है कि स्पष्ट है कि वो सत्य को खोज कर सत्य प्रमाणों के साथ उसको बालक के सामने रखे, क्योंकि बालक किसी भी चीज को यथावत स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि उसमें एक प्रवृत्ति होती है, वो उसकी वास्तविकता को जानना चाहता है और इसी वास्तविकता को जानने के लिए वह सत्य की खोज करता है। तो यही अगर शिक्षक उसे वास्तविक सत्य तथ्यों के आधार पर अगर प्रस्तुत करता है, सिखाता है, तो बालक उस चीज को शीघ्रता से स्वीकार कर लेता है। इसीलिए एक शिक्षक में सत्य की खोज करने के गुण होने चाहिए। फिर बालक के मस्तिष्क को बंधन मुक्त करना। बालक के मस्तिष्क को बंधन मुक्त करना। बालक के मस्तिष्क को बंधन मुक्त करना यानी कि बालक को इस तरह से शिक्षक तैयार करे कि जैसे कि एक निश्चित परंपरा को अपनाने की जो एक संकीर्णता बालक में बंध जाती है, या उस संकीर्णता में वो बन जाता है, उस संकीर्णता से उसे मुक्त करना। क्योंकि जब वो मस्तिष्क में बंधन युक्त वातावरण होगा, यानी कि बालक, शिक्षक ने कहा कि लाइन को ऐसे ही खींचना है, तो वो ऐसे ही खींचेगा, लेकिन वो इससे इतना बंध जाता है कि वो जरा सा भी अगर आवश्यकता होने पर उसे इस तरह से या इस तरह से खींचने की आवश्यकता पड़े तो बालक नहीं खींच पाता, उसको नहीं यार मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जब उसको अब इस तरह से खींचने के फायदे उसे समझ में आते हैं तो निश्चित है कि वो इसका प्रयोग करेगा। तो यही बात है कि उसको वो कब करेगा, जब वो मस्तिष्क से किसी भी बंधन से अपने आप को मुक्त करेगा, क्योंकि ऐसा ही करना है, इस विचारधारा से वो अपने आप को मुक्त करेगा और परिवर्तन के लिए खुद को तैयार कर लेगा, अर्थात कि परिवर्तन को वो स्वीकार कर लेने की उसमें क्षमताओं का विकास करे, तभी वह मस्तिष्क की बंधन से वो मुक्त हो सकता है। अगली बात यहाँ पर उन्होंने कही कि जीवन को गति प्रदान करना। जीवन को गति प्रदान करना यानी कि बालक के जीवन को गति प्रदान करना, कि जो कार्य बालक कर रहा है उसको और अधिक योग्यता से और विशेष महारत से उस कार्य को वो कैसे कर सकता है, इसके लिए उसका सहयोग करना, उसका मार्गदर्शन करना, जिससे कि जीवन में वो एक ही स्थान पर स्थिर ना रहे, कि जो ज्ञान उसने हासिल कर लिया उससे और अधिक निरंतर रूप से हासिल कर लेने की प्रवृत्ति उसमें होनी चाहिए, यानी कि और नया उसमें और नए जो अनुसंधान है या और नई जानकारियां हैं उनको जुटाना और उनको स्वीकार कर लेने की प्रवृत्ति का विकास करना होता है, वो शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है। यानी कि शिक्षक बालक के जीवन को गति प्रदान कर सकता है। फिर बात में है बालक के स्वभाव अनुसार
सीखने के योग्य बनाना। के यानी कि बालक के अपनी जो स्वभाव, जिस स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार उसे सीखने की योग्यताओं का विकास करना। ऐसा नहीं है कि शिक्षक ने कहा है बालक उसी की तरह कार्य करे, नहीं, बालक की अपनी प्रकृति होती है, अपना स्वभाव होता है, अपनी तरीके होते हैं। बालक को उसी के अनुसार सीख लेने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, उसके लिए उसमें योग्यता का विकास किया जाना चाहिए। जैसे कि गिनती की बात आती है, हम कहते हैं कि बालक को हम 1 2 3 4 गिनते सिखा रहे हैं। अब यहाँ पर बालक के स्वभाव के अनुसार एक बालक काउंटिंग करके वस्तुओं की गणना करके 1 2 3 4 सीखता है, कोई बालक को किसी के बोलने मात्र से, क्योंकि कई लोग होते हैं कि वो सुनकर किसी चीज को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, तो वो किसी के बोलने से सीखता है, कोई लिखकर सीखता है, यानी कि बालक का अपना स्वभाव होता है। तो उसी के अनुकूल उसे सीखने के अवसर, मतलब उसकी योग्यता का विकास करना कि जैसा स्वभाव है उसी के अनुसार वो किसी चीज को सीख सके। फिर बाद में बात आती है सीखने की प्रक्रिया में बाधक न बने। सीखने की प्रक्रिया में बाधक न बने, यानी कि यहाँ शिक्षक के लिए बहुत अनिवार्य होता है कि वह बालक को बालक की योग्यता के अनुसार सीखने के अवसर प्रदान करें या उसकी योग्य बनाए, उसके सीखने में बाधक न बने। बाधक कैसे होगा कि नहीं, इस काम को तुम ऐसे करो, ये सूचना यहाँ से और एकत्रित हो सकती है, तुम्हें ये सूचना और सिर्फ निर्देश दे सकते हो कि इसमें इस सूचना को भी आप एकत्रित कर सकते हो, लेकिन उसे बाध्य न करे कि आप यहीं से, जैसे मैंने कहा उसी पुस्तक से आप उस चीज को लीजिए। जैसे कि हम किसी चीज का किसी सूचना को अलग अलग संदर्भ ग्रंथों से इकट्ठा करते हैं। अब शिक्षक जो है उसकी बाधक कब बनेगा कि जैसे मेरे को पसंद है कि मैं केवल एक शर्मा की किताब से पढ़ना पसंद करूंगी, तो मैं उसी को वही उन्हें उसी से पढ़ूं। दूसरी किसी किताब से बालक लेकर आता है तो नहीं नहीं उसमें ज्यादा अच्छा, ये चीज क्या है, बाधक बनेगा। क्योंकि बालक को हो सकता है कि उसकी किताब, जिस किताब को आप प्रेफर कर रहे हैं उसकी भाषा ना समझ में आ रही है, दूसरी लेखक की भाषा समझ में आ रही है, तो वो उससे आसानी से समझ लेता है। इसीलिए कहा है कि उसकी सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक कभी बाधक ना बने, वो जैसा चाहता है उसको वैसे सीखने के अवसर उसे प्रदान करने चाहिए। फिर शिक्षण विधियों पर अधिक बल न दें। शिक्षण विधियों पर अधिक बल ना दे, यानी कि शिक्षण विधियों पर अधिक बल ना दे, क्योंकि शिक्षक के लिए बहुत अनिवार्य है कि वह जो शिक्षण विधियां बालक को पढ़ाने के लिए उपयोग में लाता है, जरूरी नहीं है कि बालक उस विधि के माध्यम से चीज को समझ पा रहा हो या क्या। तो यहाँ पर बालक शिक्षण विधि की अपेक्षा बालक को स्वाभाविक रूप से जिस तरह से वो समझ पाता है उसी के अनुकूल उसे समझ लेने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, अर्थात कि उसे शिक्षण विधियों पर पूरी तरह से निर्भर नहीं होना चाहिए। फिर बाद में प्रेरणादायी व शिक्षाप्रद अनुभव। प्रेरणादायी व शिक्षाप्रद अनुभव, ठीक है ना, प्रेरणादायी व शिक्षाप्रद अनुभव प्रदान करें। अब जब बात करते हैं कि शिक्षक बालक को जब शिक्षा प्रदान करता है तो उसमें उसे किसी विषय को लेकर इसमें ऐसा होता है वैसा होता है ये कहने की बजाय प्रेरणादायी, जिससे बालक को प्रेरणा प्राप्त हो, ऐसे प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद अनुभव
क्योंकि शिक्षा अनुभव पर ही आधारित है। बालक शिक्षा अनुभव, जितने अनुभव उसके पास एकत्रित होते चले जाएंगे वैसी वैसी उसका ज्ञान का भंडार इकट्ठा होता चला जाएगा या उसका ज्ञान का क्षेत्र विस्तृत होता चला जाएगा। अब इसी ज्ञान के क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए आवश्यक है अनुभवों की, और अनुभव देने के लिए अनिवार्य है कि किसी विशिष्ट शिक्षण विधि, किसी विशिष्ट विषय वस्तु लेकर की पुस्तक, इस पर बल देने की अपेक्षा बालकों को प्रेरणादायक प्रसंग सुनाए जाए, प्रेरणादायक जो है कहानियां हैं उसका सहारा लिया जाए, घटनाओं को बताया जाए या कार्य ऐसे किए जाएं जिनसे कि बालक स्वयं प्रेरित हो, क्योंकि जब तक बालक स्वयं प्रेरित नहीं होगा तब तक वो सीखेगा नहीं। इसीलिए शिक्षक के लिए अनिवार्य है कि वो बालक को स्वयं प्रेरित होने के प्रशिक्षण दे, उसको सहयोग करे। फिर शिक्षाप्रद, जिससे कि उसे शिक्षा प्राप्त करने के सभी अवसर उसको मिल सके, इस तरह की प्रक्रिया को अपनाने का शिक्षक में योग्यता होनी चाहिए। फिर पुस्तकीय ज्ञान पर निर्भरता नहीं, पुस्तकीय ज्ञान पर निर्भरता नहीं। टैगोर पुस्तकीय ज्ञान पे निर्भरता के सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि पुस्तक के अंदर लिखी गई सीमित शिक्षण वस्तु से बालक सीमित ज्ञान को ही हासिल करता है, उसके एक विस्तृत ज्ञान का जो हम कहते हैं उस चीज को बालक नहीं सीख पाता। अगर उसे पुस्तक के बने हुए शिक्षण विषय वस्तु के अतिरिक्त स्वतंत्र रूप से स्वयं सीखने के अवसर छोड़ दिए जाएंगे, जैसे कि बीज का अंकुरण है। अब पुस्तक के ज्ञान में एक निश्चित स्टेप बाय स्टेप ज्ञान उसको प्रदान किया जाता है, लेकिन बालक को स्वतंत्र सौंप दिया जाए कि तुम ये बीज है, इन बीजों को रोपो, सिर्फ शिक्षक मार्गदर्शन करेगा कि बीज रोपे कैसे जाए। अब बालक स्वयं उसमें एक अनुभव को अर्जित करेगा, तो उसमें जो पुस्तक में लिखे गए हैं कुछ अनुभव उसे ऐसे प्राप्त होंगे जिनका लेखन जिनको किसी भी पुस्तक में या किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा गया होता है। अर्थात कि जो बालक ने स्वयं करके जो अनुभव प्राप्त किया है, अगर वो केवल पुस्तक पर निर्भर होता तो उस अनुभवों को प्राप्त करने से वे हमेशा के लिए वंचित हो जाता है। इसीलिए वे पुस्तकीय ज्ञान पर, यानी कि पुस्तक की निर्भरता पर पूर्ण विरोध करते थे कि शिक्षक को पुस्तक पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। फिर है अपने अंदर के बच्चे को जीवित रखना, अपने अंदर के बच्चे को जीवित रखना, अंदर के बच्चे को जीवित रखना, यानी कि हर व्यक्ति में एक बच्चा होता है, उस बच्चे को जीवित रखना अनिवार्य है, क्योंकि बच्चों के साथ बच्चों की तरह जुड़ना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके अंदर का बच्चा ही आप में जीवित नहीं है तो आप बच्चों की भावनाएं, बच्चों के विचारों को नहीं समझ पाएंगे और उन बच्चों से बहुत घनिष्ठ रूप से जब तक शिक्षक के संबंध स्थापित नहीं होंगे बालक को वो शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता। इसीलिए अंदर के बच्चे को जीवित रखना बहुत जरूरी है ताकि वह बालकों को समझ सके। अगली बात आती है, इसमें वह आती है बालकों को समझे। बालक को समझे, एक शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है कि वह बालक को समझे कि वो क्या चाहता है, किस तरह से चाहता है, किस प्रक्रिया के माध्यम से चाहता है, उसकी आवश्यकताएं क्या है, वो किस तरह से उसकी पूर्ति चाहता है।
इन सबको समझना एक शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए बालक को समझना शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है। अध्यापक स्वयं अध्ययनशील हो। शिक्षक का स्वयं का अध्ययनशील होना बहुत अनिवार्य है। अगर शिक्षक स्वयं अध्ययनशील नहीं है तो नई नई जानकारियों से वह स्वयं वंचित रह सकता है। जब वह स्वयं वंचित है तो निश्चित है कि वो बालक भी उससे वंचित रहेगा, जो उसके जीवन के लिए बाधक बन सकता है। नेक्स्ट बात जो आती है उसमें वह है सृजनात्मकता का गुण। सृजनात्मकता का गुण। एक शिक्षक में स्वयं सृजनात्मकता का गुण होना अनिवार्य, यानी कि वे नवीन नवीन कल्पनाओं को कर सके। नवीन एक सृजनात्मक गुणों के लिए जिस तरह की कल्पना शक्ति, कार्यशीलता का होना अनिवार्य है, एक शिक्षक में उसका होना जरूरी है। अगर शिक्षक में ही सृजनात्मकता की क्षमताएं नहीं है, वे नवीन कल्पनाएं नहीं कर सकता, उन कल्पनाओं को साकार रूप नहीं दे सकता, तो वह बालक की सृजनात्मक क्षमता को नई दिशा प्रदान नहीं कर सकता या उसको उचित मार्गदर्शन नहीं दे सकता। इसीलिए अनिवार्य है कि एक शिक्षक बालक में स्वयं में सृजनात्मकता के गुण होने चाहिए। अगली बात आती है आदर्श व्यक्तित्व। एक शिक्षक का आदर्श व्यक्तित्व होना चाहिए। क्यों? कि भले ही चाहे शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, लेकिन शिक्षण प्रक्रिया के अंदर शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण माना है। क्यों? कि शिक्षक ही है जो बालक को हर छोटी छोटी चीज के लिए उसका प्रदर्शन करता है या उसको मार्गदर्शन देता है। जब बालक की समस्याओं का समाधान शिक्षक के माध्यम से प्राप्त होता है तो बालक धीरे धीरे शिक्षक के प्रति एक आदर और सम्मान की भावनाएं बालक में बढ़ती जाती हैं और एक स्टेज ये आती है कि वह शिक्षक को अपना आदर्श मानने लगता है। अब एक शिक्षक में ही अनैतिक गुणों का बोलबाला होगा, यानी कि वह सही व्यावहारिक ना हो या विभिन्न प्रकार के व्यसनों में व्यस्त रहता हो, तो निश्चित है कि बालक पर ऐसे दुष्प्रभावों का प्रभाव पड़ेगा और बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की बजाय उसका जो एक अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण की हम कल्पना करते हैं, वह पतनोन्मुखी उसके व्यक्तित्व का निर्माण होगा। इसीलिए एक शिक्षक के व्यक्तित्व को भी आदर्शात्मक होना चाहिए, जिससे कि इस तरह का आदर्श प्रस्तुत करे उस बालकों के सामने कि जिनको स्वीकार करके, जिनको अपना के एक बालक उच्च व्यक्तित्व को का निर्माण कर सके। और अंतिम बात जो इसमें आती है, एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए, अगला गुण, अंतिम गुण, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान। व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान, यानी कि एक शिक्षक में व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि एक कक्षा में अलग अलग बालक भिन्न भिन्न योग्यताओं क्षमताओं के बालक होते हैं और इसको समझना एक शिक्षक के लिए अनिवार्य, तभी वह छात्रों को उचित ढंग से शिक्षित कर सकते। आशा करती हूँ कि मेरी बात आज की आपको समझ में आई होगी कि रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षक में कौन से गुणों का होना अनिवार्य है। तो इसी प्रश्न को आपको करना है कि टैगोर के अनुसार शिक्षक के गुणों का वर्णन कीजिए। टैगोर के अनुसार शिक्षक के गुणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसी प्रश्न के साथ अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पे घर से निकलें। घर से बाहर निकल रहे हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाकर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।